हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बालेश्वर स्टडी सेंटर में। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक और नया वीडियो। और आज के इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 1 को, जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो वैसे आज का यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कक्षा 8वीं की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और 9वीं में प्रवेश लेने जा रहे हैं, एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, एक नया आरंभ करने जा रहे हैं, एक नई उड़ान भरने जा रहे हैं। क्या उन बच्चों, यदि आप भी उसमें से हैं तो आपके लिए भी क्या आपके इस उड़ान को मिलेगा मंजिल? और वो मंजिल क्या है? एक अच्छा सा जॉब जो आपको एक अच्छा सा वेतन देगा और आपका जीवन सफल बनाएगा। तो क्या आप एक अच्छे से जॉब के लिए पढ़ाई करते हैं? तो यदि करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? कुछ इम्प्रूवमेंट लाना होगा, यानी कुछ सुधार करना होगा, कुछ चेंजिंग लाना होगा। और वो इम्प्रूवमेंट क्या है? वो इम्प्रूवमेंट ये है कि आज से मैं जो भी चीजें पढ़ाने वाला हूं उन सभी चीजों का एक आप सुंदर सा नोट्स बनाएंगे और उसमें आप क्या करेंगे? लिखेंगे और उसके बाद से समय समय पर उसका क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे, यानी उसको देखते भी रहेंगे। एक बार यदि आप पढ़ करके छोड़ देते हैं तो चीजें भूल जाती हैं, तो उसके लिए रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, उसके बाद से दूसरी बात यह है कि आप कभी अपने आप से बहाना नहीं बनाएंगे कि कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। जब टाइम आ गया है रिवीजन का, एक रिवीजन डे रखिए कि कितने दिन बाद हमको रिवीजन करना है। तो जब टाइम आ जाए रिवीजन का तब आप रिवीजन अवश्य करें। ठीक है, उसके बाद से एक अच्छा सा जॉब आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका क्या गारंटी है? कोई यदि आपसे ऐसा कहता है तो आप ऐसे किसी के भी बातों में नहीं आएंगे। आप अपनी पढ़ाई जो क्लास 9, 10, 11, 12 इसके लिए है, आप अपनी पढ़ाई बहुत ही बेहतर तरीके से कीजिए, आपको जॉब मिल जाएगा। ठीक है, आप अपने आप पर विश्वास रखेंगे, दूसरे पर विश्वास नहीं रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे आप लोगों के क्लास का सबसे पहला चैप्टर, इसको आरंभ करेंगे। तो चैप्टर को आरंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो बुक है, यानी किताब, जो 9वीं का किताब है, ये क्या हो गया है? थोड़ा सा परिवर्तित हो गया, यानी बदल गया है। और क्या बदलाव हुआ है इस किताब में? यानी कि आपका बुक क्या कर दिया गया है? संक्षिप्त कर दिया गया है। संक्षिप्त का अर्थ ये हुआ कि उसमें से जो पुराना किताब था, यानी पुराना वाला बुक, उसमें से कुछ प्रश्नावलियां हटा दी गई हैं और उसके बाद से जो बचे हुए प्रश्नावली हैं, किताब उस नए पैटर्न पे बना है, यानी आपका बुक एक नए पैटर्न पे बना है। तो हम नए पैटर्न वाले बुक को अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखा जाए तो आप शुरुआत करने जा रहे हैं और शुरुआत किसका होगा? क्लास 9th का गणित। और उसके बाद से पहला अध्याय और पहला पाठ क्या चीज है? संख्या पद्धति, यानी पहला अध्याय बोले या पहला पाठ बोले, संख्या पद्धति जिसका नाम है। यहां पर मैं बता दूं कि आपका शुरुआत होने जा रहा है, तो इस शुरुआत के लिए मैं आप लोग के लिए एक लाइन बोलना चाहूंगा। वो लाइन क्या है? वो लाइन ये है, जो खोया है उसका गम नहीं। यानी कि अब तक आपने पिछली कक्षाओं में जितनी भी चीजें पढ़ी उसमें से कुछ चीजें याद रही होंगी, कुछ चीजें भूल गई होंगी। जो भूल गया छोड़िए, जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वो कम नहीं। अब जीवन में कुछ नया करते हैं, चल जिंदगी अब आगे बढ़ते हैं। नया दिन है, नई बात करेंगे, कल हार कर सोए थे, आज फिर नई शुरुआत करेंगे। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 1 के संख्या पद्धति, यानी जिसका नाम क्या है? संख्या पद्धति। यानी अध्याय 1 का क्या नाम है? संख्या पद्धति। अब यहां पर हम लोग संख्या पद्धति को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं संख्या पद्धति के बारे में। यहाँ कक्षा 9वीं के गणित का जो अध्याय 1 है, इसका नाम क्या है? संख्या पद्धति, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं नंबर सिस्टम, यानी संख्याओं का तंत्र। यानी इसमें आपको संख्याओं के बारे में सभी जानकारियां इकट्ठी करनी है। ठीक है ना? और सभी जानकारियों को यदि इकट्ठी कर लेते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? प्रश्नावली को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को। ठीक है ना? यानी महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपका क्या है?
यहाँ पर प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं आप सबका क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे और लिखते जाएंगे और समय समय पर रिवीजन भी करेंगे। चलिए सबसे पहला डिफिनेशन क्या है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन यदि आपसे कोई पूछ दे तो क्या बताएंगे, वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में प्रयोग की जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद से अनंत तक, लेकिन 10 नहीं, 10 में 0 आ जाता है, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखें तो हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर, ठीक है ना। यानी अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे, तो शून्य सहित सभी धन पूर्णांकों को पूर्ण संख्या कहते हैं। अभी आपने प्राकृतिक संख्या देखा जिसमें शून्य का अभाव था, मैंने बोला कि इसमें शून्य नहीं लिया जाएगा। यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी ले लिया जाता है तो संख्याएं क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या की डिफिनेशन, शून्य सहित सभी धन पूर्णांकों को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि पूर्णांक किसे कहते हैं, तो चलिए भाई पूर्णांक को भी देख लेते हैं। तो पूर्णांक क्या चीज है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर्स। तो यहाँ पे देखिए, संख्या रेखा पर सभी ऋण पूर्णांकों, शून्य तथा सभी धन पूर्णांकों के समूह को पूर्णांक कहते हैं। ये बहुत ही सरल डिफिनेशन है आपको बताने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, एक संख्या रेखा है। संख्या रेखा पर आप जानते हैं कि एक जो मध्य बिंदु होता है वो क्या होता है, 0 होता है, और 0 से दाहिनी तरफ जितनी भी संख्याएं होती है सभी धन पूर्णांक होते हैं। अभी आप लोगों ने यहाँ धन पूर्णांक का भी देखा होगा, तो देखा तो आपके मन में जरूर बना होगा एक प्रश्न कि जैसे धन पूर्णांक क्या है। तो चलिए हम बताते हैं धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक भी, ठीक है ना। तो संख्या रेखा पर 0 के दाहिनी तरफ जितनी भी संख्या है सभी धन पूर्णांक, ये 1 से लेकर या 0 से लेकर अनंत तक होती है, ठीक है ना। इनका कोई सीमा नहीं, जहां तक आप जा सकते हैं, ठीक। और 0 से बाई ओर जितनी भी संख्याएं होती हैं ये सब माइनस में होती हैं और ये सभी क्या होती हैं, ऋण पूर्णांक होती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा, संख्या रेखा पर सभी ऋण पूर्णांकों, तो ये जितने हैं ऋण पूर्णांकों, शून्य, शून्य को भी ले लिए, शून्य न तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक है, इसलिए इसका अलग नाम लिया जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, शून्य तथा सभी धन पूर्णांकों के समूह, तब फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी धन पूर्णांकों का समूह, ये सब मिलजुल करके क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्या चीज, अगला डिफिनेशन चौथा। तो चौथा क्या चीज है, धन पूर्णांक। अभी आपको मैंने बताया इस संख्या रेखा के माध्यम से, अब आप लोग को केवल ये समझना है, वैसे समझ ही गए हैं, ठीक है ना। चौथा धन पूर्णांक, तो पॉजिटिव इंटीजर्स, संख्या रेखा पर सभी धन पूर्णांकों के समूह को धन पूर्णांक कहते हैं। यानी संख्या रेखा पर जितने भी धन पूर्णांक होंगे, 0 को नहीं लेंगे, 0 न तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक है, तो संख्या रेखा पर सभी धन पूर्णांक, देखिए यानी कि 0 से दाहिनी तरफ जाते हैं तो सभी धन पूर्णांक मिलते हैं। तो यहाँ देखिए 0 को नहीं लिया गया है, दाहिनी तरफ मतलब जा रहे हैं, सभी धन पूर्णांक मिल रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तीर को अगर हम क्या कर दें, समाप्त कर दें, इसी दिशा में बढ़ाएं तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सभी धन पूर्णांक लेने हैं, ठीक है ना। तो सभी धन पूर्णांकों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे धन पूर्णांक, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए पांचवा, ऋण पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स किसे बोलते हैं, संख्या रेखा पर सभी ऋण पूर्णांकों को क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, यानी सभी ऋण पूर्णांकों के समूह को, ठीक है ना। जितने भी ऋण पूर्णांक होंगे संख्या रेखा पर सब क्या कहलाएंगे, यानी कि ऋण पूर्णांक, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 0 से बाई तरफ यानी इधर की जितने भी संख्याएं हैं सभी ऋण पूर्णांक हैं, 0 को फिर नहीं लेना है, क्योंकि 0 न तो धन है न ही ऋण है, ठीक है ना। यानी न तो धन पूर्णांक और न ही ऋण पूर्णांक, ठीक है ना। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तो अब चलिए छठे जैसे परिभाषा को देखते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, तो आप लोग 2-4 में पढ़ लिए होंगे, ये क्लास 2 में या क्लास 4 में, ठीक है ना, या क्लास 5 में भी पढ़े होंगे। तो यहाँ देखिए सम संख्या, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं इवन नंबर, ठीक है ना, वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। या फिर आप इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि वे संख्याएं जो 2 के टेबल में आती हैं वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, जैसे सम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10 12 14 डॉट 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 अनंत तक, यानी कि 14 के बाद आप 16 18 20 22 24 ऐसे मतलब कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अनंत तक कर सकते हैं। और कुछ लोग यहाँ इत्यादि भी लगा देते हैं, तो इत्यादि यानी कि इनका कोई अभी सीमा नहीं है, और भी आप ले सकते हैं, इत्यादि का मतलब और भी ले सकते हैं। और अनंत लगा दिए तो आप क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा डिनोट कर दिए कि यानी जितना हो जाएगा सब आ गया इसमें, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 7वां विषम संख्या है। विषम संख्याएं किससे कहते हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो, यानी जो 2 से विभाजित होंगी वो सम होंगी, और जो 2 से विभाजित नहीं होंगी वो विषम होंगी। यानी वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर जैसे में क्या चीज हो जाएंगे, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 डॉट 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 अनंत तक इत्यादि भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये संख्याएं 2 के टेबल में नहीं आती हैं। आप 2 का टेबल पढ़ के देख लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, क्या उसमें से कोई आया है, नहीं आया है, ठीक है ना। या फिर इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऐसे पढ़ के आप बता सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग अगला परिभाषा क्या है उसको देखते हैं। यहाँ अगला डिफिनेशन 8वां नंबर है भाज्य संख्याएं, यानी जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो यह कंपोजिट नंबर या अथवा भाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे वे संख्याएं जो एक अथवा स्वयं के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि किसी भी संख्या से कट जाएं और अपने आप और एक को छोड़कर वो किसी और भी संख्या से कट जाएं, विभाजित हो जाएं, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, जैसे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 6 8 9 10 12 14 15 16, इसके आगे और भी संख्याएं हो सकती हैं। जैसे देखिए तो यही 8 यदि ले लिया जाए तो 8 में आप क्या कर सकते हैं, 2 के टेबल में भी 8 आता है तो 2 से भी कट जाएगा, 1 के टेबल में भी 8 आता है तो 1 से भी कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 के भी टेबल में 8 आता है, 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी 8 कट जाएगा। तो यानी ये देखिए 4 इसके फैक्टर्स हैं, यानी कि इसको 4 संख्याएं काट सकती हैं, एक अथवा स्वयं यानी खुद 8, ये इसके अलावा और भी 2 संख्याओं से कट रहा है, देख रहे हैं ना। तो ये कौन सी संख्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या चीज, अभाज्य संख्या, अगला वाला यानी 9वां अभाज्य संख्या, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। तो इसका ठीक उल्टा होगा, क्या होगा वो, वे संख्याएं जो एक अथवा स्वयं के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी ये जो अभाज्य संख्याएं होती हैं या तो अपने आप से कटेंगी और नहीं तो 1 से कटेंगी। तो वो कौन कौन सी संख्या है, जैसे में देख लीजिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31, इसके आगे और भी हो सकती हैं। तो ये संख्या क्या करती हैं, या तो 1 से विभाजित होती हैं और नहीं तो स्वयं से, ठीक है ना, जो वह संख्या होती है। चलिए अब अगला नंबर देखते हैं, यानी कि 10वां नंबर क्या है, यहाँ पर सह अभाज्य संख्या है। क्या चीज है, सह अभाज्य संख्या है, जिसे हम लोग को बोलते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है ना अंग्रेजी में। तो ये को प्राइम नंबर क्या होता है, तो ये देखिए संख्या का वह युग्म, युग्म का मतलब होता है 2 जोड़ा, यानी कि जोड़ा, ठीक है ना। तो यानी कि एक संख्या आप ले लीजिए और उसके साथ एक और संख्या ले लीजिए, 2 संख्याएं हो गई तो जोड़ा बन गए, ठीक है ना। तो संख्या का वह युग्म जिनका मौस यानी HCF 1 होता है, ठीक है ना, जिनका मौस 1 होता है, यानी आपको 2 संख्याएं लेनी है और दोनों ऐसी संख्या लेनी है जिनका मौसा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है ना। 1 होता है सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कौन कौन सी हो सकती हैं, 3 और 7, इस 3 और 7 का आप मौसा निकालें तो 1 आएगा, 5 7, ठीक है ना, 5 और 7 का मौसा निकालेंगे तो भी 1 आएगा, 8 और 11 का भी मौसा निकालेंगे तो 1 ही आएगा, और 9 और 13 का भी मौसा निकालेंगे तो 1 ही आएगा। तो इनका मौसा 1 होगा। तो ये कौन सी संख्याएं कहलाएंगी, अब सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, ठीक है ना। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे अगले डिफिनेशन की तरफ, यानी कि 11वां नंबर परिमेय संख्याएं, ठीक है ना। तो परिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जिन्हें हम P/Q के रूप में
लिख सके, ठीक है ना। जबकि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। आप यदि कोई संख्या यानी P बटे Q के रूप का अर्थ ये हुआ कि आप कोई भी संख्या लीजिए जिसे बट्टे के रूप में लिख दीजिए। यहाँ पर अब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये नीचे ऊपर P है नीचे Q है, Q के स्थान पर है 3 और ये 3 क्या हो मतलब वो नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 से लेकर अनंत तक हो जाए लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और यदि 0 हो जाएगा तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, 0 हो जाएगा तो उसका मतलब हो जाएगा अनंत। 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो क्या हो जाता है, उसका रिजल्ट अनंत मिलता है, ठीक है ना, इनफाइनाइट, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर कौन कौन सी संख्या है, जैसे देखिए 1/3, 5/7, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 को हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए जिस संख्या के हर में कुछ नहीं होता है उसके हर में 1 होता है, तो 2/1 हो तो गया P बटे Q। अब यहाँ देखिए 3 ये भी परिमेय संख्या है, 22/7 ये भी परिमेय संख्या है, यानी इस तरह से और भी संख्या ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्याएं यानी इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे देखिए वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कौन कौन सी हो जाएंगी, पहला हो जाएगा पाई। अब आप सोच रहे होंगे कि पाई का मान जो है 22/7 होता है, तो पाई का शुद्ध मान 22/7 नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये 22/7 परिमेय है और पाई क्या है, अपरिमेय है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये अनुमानित मान लिया गया था, ठीक है ना। यहाँ देखिए करनी में 3 करनी में 2, यानी कि वे सभी संख्याएं जो करनी में होती हैं और जो बाहर नहीं निकल सकती हैं। कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जो करनी में होती हैं और बाहर भी निकल जाती हैं और परिमेय संख्या भी होती है। जैसे देख लीजिए यहाँ करनी में आप 4 ले लेंगे तो ये करनी में 4 आपको यहाँ पे किस तरह से निकल जाएगा, 2 गुणे 2 का यानी एक पेयर बना देगा जोड़ा और बाहर निकल जाएगा 2 और 2 के नीचे आप लिख सकते हैं 1, यानी P बटे Q के रूप में हो जाएगा। तो ये करनी में 4 अपरिमेय नहीं होगा। ऐसी संख्याएं जो करनी में हो और उन्हें पूर्ण वर्ग न हो, जिन्हें बाहर निकालना संभव न हो, ठीक है ना, वो अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है ना। तो जैसे करनी में 3 करनी में 2 माइनस करनी में 2 करनी में 5, ठीक है ना, यानी कि ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगला लास्ट वाला डिफिनीशन देखेंगे और वह डिफिनीशन क्या है, वास्तविक संख्याएं। तो वह इसी से हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर्स। अब यहाँ देखिए क्या है रियल नंबर्स, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आप ये परिमेय संख्या भी ले लीजिए अपरिमेय संख्या भी ले लीजिए, दोनों में से ले लीजिए और दोनों में से लेकर लिख लीजिए, तो ये दोनों मिलाकर के बनती हैं वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना। यहाँ पर वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए 2/3 ये परिमेय संख्या, ये -1, ठीक है ना। उसके बाद से करनी में 3, ठीक है ना, ये जैसे करनी में 5, ये जैसे क्या है अपरिमेय है, ठीक है ना, क्या है अपरिमेय। तो परिमेय अपरिमेय, ठीक है ना, सबको लेकर क्या होती है, जैसे वास्तविक संख्या बनती है। क्या बनती है, वास्तविक संख्या। अब यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पे 2/3 हो गया है, -1 हो गया, करनी में 3 और यहाँ करनी में 5 पाई, करनी में 2 फिर 2 इत्यादि, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं देखूं तो आप सभी बच्चों को इस जैसे पहले अध्याय से यानी कक्षा 9वीं के गणित के पहले अध्याय से जो भी डेफिनेशंस थे, परिभाषाएं थी, वे सभी परिभाषाएं आपको पता चल गई हैं और संख्याओं के बारे में आपने जानकारी इकट्ठा कर लिया है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जैसे आपके क्लास के पहले चैप्टर के पहले प्रश्नावली को। तो पहले प्रश्नावली को बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग लेकर के मिलते हैं अगले वीडियो।